तरीके से और पहले एफआईआर करना, उसके बाद जेलों में लोगों को ठोस देना और 307 की कलम छोटी मोटी भी घटना बनी हो तो 307 जैसी गंभीर कलमों का उसमें उल्लेख करना ताकि उनको सेशन कोर्ट से जामीन भी ना मिले और उसके बाद उसी को आधार बनाते हुए उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना। तो जो विकृत मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनको एक मानसिक संतोष देने की ये कट्टरवादी सरकार पूरी कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। दोस्तों, गुजरात में फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कई मामलों को लेकर घुसपैठ खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब। गयासुद्दीन शेख साहब एक ज़माना ऐसा था कि विधानसभा में जब खड़े होते थे और उनकी आवाज़ जब उठती थी तो विपक्ष भी उन्हें कान लगाकर सुनता था और उनकी बातों पर गौर किया जाता था। आज हम गयासुद्दीन शेख साहब से बात करेंगे और जानेंगे मौजूदा हालात पर। तो गयासु भाई, आपका इस्तेमाल है। गयासु भाई, मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर मुसलमानों की जानी कोई ना कोई एजेंडा खड़ा किया जा रहा है, जैसे कि वक़्फ़ के ताल्लुक़ की बात हो या फिर बुलडोज़र की बात हो या तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेरोज़गारी की बात हो, उन्हें इकोनॉमिक तरीके से तोड़ने की बात हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? खास मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2014 से 2025 आज 11 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और जो नफरत का एजेंडा लेकर के आई हुई सरकार देश में और गुजरात में शासन कर रही है और उनका यही मामला रहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे मुद्दों पे मुस्लिम समाज को उलझा दिया जाए और उनके जज्बातों के साथ खेल करके उन्हें प्रताड़ित किया जाए। और उसी का ये जो नज़रिया हमने देखा कि सरकार का कि पहले तो ऐसा था कि जहाँ कहीं भी कोई घटना बनती थी तो दंगाइयों का धर्म नहीं देखा जाता था और दंगा करने वालों के खिलाफ चाहे कोई भी धर्म मजहब से हो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से इस गुजरात में एफआईआर भी अब एक ही होने लगी है, बिल्कुल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के विरुद्ध में। यानी कि जिस तरीके से वो पहले एफआईआर करना, उसके बाद जेलों में लोगों को ठोस देना और 307 की कलम छोटी मोटी भी घटना बनी हो तो 307 जैसी गंभीर कलमों का उसमें उल्लेख करना ताकि उनको सेशन कोर्ट से जामीन भी ना मिले और उसके बाद उसी को आधार बनाते हुए उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना और उस करके एक जो विकृत मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनको एक मानसिक संतोष देने की ये कट्टरवादी सरकार पूरी कोशिश करती है। लेकिन उसका भोग हमको हमेशा बनना पड़ता है, तो समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से गुजरात के समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से गुजरात के अंदर जो सरकारें चल रही हैं और जिस तरीके से उनका नज़रिया है तो उसको समझो और हिकमत इख्तियार करो और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखो, ना कि पत्थर को या किसी कानून को हाथ में लेकर के हम लोग इनका शिकार बने, क्योंकि हमको नाइंसाफ़ी का मुकाबला करना है, डरना नहीं है। संवैधानिक तरीके से गांधीवादी तरीके से लड़ना भी है, लेकिन पूरे होश हवास के साथ, पूरी हिकमत के साथ, क्योंकि कुछ गलत हमारे उठाए हुए कदम पूरे समाज को उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। कई सौ लोगों को जेलों में जाना पड़ता है, कई सौ लोगों के मकानों को ढा दिया जाता है, क्योंकि सरकार बिल्कुल जिसको कहेंगे कि बेशर्मी की पूरी हदें पार कर गई है। इस राज्य में हम देखें तो राज्य का गृह मंत्री सबसे निष्फल गृह मंत्री थे हर्षसंघवी। मैं मानता हूँ क्या गुजरात के भाजपा शासन के 30 साल में इससे कमज़ोर गृह मंत्री कभी नहीं आए। गुजरात में ड्रग्स देख लो आप, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो आप दारू जुगार के अड्डे देख लो, मासूम बच्चों में बलात्कार देख लो। तो ऐसे लोगों को तो सरकार से हटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ है गृह मंत्री की जो विचारधारा वो मुस्लिम समाज के एकदम खिलाफ की है, क्योंकि वो हर जगह जाना, फिल्मी डायलॉग बोलना और एक समाज को प्रताड़ित करना, मैं मानता हूँ कि उसका इनाम दिया गया उनको। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मॉडल जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ और योगी उसी तर्ज पे पूरे देश में अब हर जगह पे इस मॉडल को लागू किया जा रहा है और गुजरात में भी
वही मॉडल को लागू करते हुए आज जिनको जिस मंत्री को घर जाना चाहिए, जिसको बदलना चाहिए, जो सबसे निष्पक्ष गृह मंत्री है, वो समझना चाहिए कि अब इस सरकार की मंशा क्या है। कि जो हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करेगा, जो सबसे ज़्यादा हमको परेशान करेगा, उसको नवाजा जाएगा। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि हम इनके छलावे में ना आए, इनकी जो है साजिशों के हम शिकार ना बने। इसलिए हम लोग होश में रहते हुए समझदारी के साथ, हिकमत के साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है उसको गांधीवादी तरीके से उसका मुकाबला करें, नहीं कि हम कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे पूरे समाज को प्रताड़ित होना पड़े। गैसो भाई, ये जो बात हुई ये तो हुई मुस्लिम समाज के मकानों और दुकानों को और उनको जेलों में ठूंसने की, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर बात जो चलती है वो वक़्फ़ के ताल्लुक़ से, जिसमें मुस्लिम समाज के कई कब्रिस्तान हैं, मसाजिद हैं, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, इन सब पर भी वक़्फ़ कानून को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो नई नई चीज़ें शुरू की जा रही है। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल उम्मीद पाउडर की बात हो रही है और कई ये शिकायतें भी आ रही है कि उम्मीद पाउडर के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और वक्त भी बहुत कम दिया गया है। बिल्कुल, वक्फ नए कानून जो सुधार कानून लाया गया था वो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टियों को हड़प करने के लिए, सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए कानून लाई है। इस चीज़ को हमको साफ समझना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी ये उम्मीद पोर्टल का मामला आया है, तो अभी तक तो उसकी साइट हैंग चल रही थी या साइट उसकी कंप्लीट भी नहीं थी कि इससे लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं था और इसके वक्त इसमें बिल्कुल मर्यादित है। तो वक्त को बढ़ाने की बात होगी, लेकिन लोगों से ये हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि अब तो हर ज़िले शहर कुछ NGO, कुछ वक्त के लिए काम करने वाले जो लोग हैं वो कोशिशें मेहनतें कर रहे हैं, तो उनको समझे और जो परेशानी उस परेशानी का जो वक्फ बोर्ड है उससे भी मुतालबा करें, हमारे जैसे लोगों से भी बात करें, ताकि जो परेशानी हम उनको बताएंगे। लेकिन वक्त पे उम्मीद पोर्टल में अपनी प्रॉपर्टी को दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है और वक्त अब बहुत कम है। सरकार तो ये चाहेगी कि हमारी प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर ना हो, क्योंकि अभी भी आपको बोलो कि 14,000 प्रॉपर्टी गुजरात में रजिस्टर हुई है, लेकिन उसके अंदर जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, लेकिन अभी तक उम्मीद पोर्टल पे सिर्फ 140 प्रॉपर्टी हम लोग रजिस्टर करा पाए। यानी आप सोचो कि 14,000 कहाँ और 140 कहाँ, और वक्त भी कम है। तो अब लोगों को जो सुस्ती नहीं दिखाते हुए, हमारे खिलाफ की साजिशों को समझते हुए कि जो वक्फ कानून का जो सुधार आया है वो सुधार किस वजह से आया है, उस चीज़ को समझते हुए अवेयरनेस के साथ, फिक्र गौर फिक्र के साथ, अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, कानूनी जानकार हैं, उनसे मशवरा करें, राय मशवरा करें। और जहाँ कहीं समझ नहीं पड़ती है तो वो जिसका एक्सपर्ट उनसे रब्ता करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल में जल्दी से जल्दी जो है दर्ज कराने की पूरी कोशिश और जद्दोजहद करें। अच्छा साहब, ये बात तो हुई आपकी वक़्फ़ के ताल्लुक़ से, लेकिन अब यहाँ पर इनफरादी तौर पर अब देखा जाए, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो 2 महीने पहले ये जाहिरात की गई थी और उसका अमल भी आ चुका है कि आपका जो रेशन कार्ड है वो आपका जो है रेसिडेंट प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो PM साहब की जानिब से ये जो जाहिरात हुई थी कि आपका जो बर्थडे सर्टिफिकेट है, जन्म तारीख है, उसी को आपका वैलिड यहाँ का रेसिडेंशियल माना जाएगा। अब इस बात पर आप क्या कहेंगे ख़ास? बिल्कुल, सरकार अपने हर तरीके से गुमराही फैलाने की पूरी कोशिश करती है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, तो उनको अपना जो है हथकंडा बनाते हुए उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम समाज के मतदाताओं को टारगेट किया जाए और उनके नामों को निकाला जाए। बिहार में भी हमने देखा और पश्चिम बंगाल में भी कोशिश शुरू हो गई है, और अब गुजरात में भी मतदार यादी का जो काम है, जो सर के नाम से शुरू किया गया है, वो अब दिवाली के त्यौहार के बाद तुरंत शुरू होने वाला है। तो ऐसे वक्त में लोग जब हमारे घर पे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोग आए, अपने नाम को पूरे तरीके से उसमें दर्ज कराएं और जो डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए पूरे डॉक्यूमेंट दें। और जहाँ कहीं उनको समझ नहीं पड़ रही है तो बहुत सब तंजीम उसमें भी काम कर रही है। जैसे हर विस्तार में हमारे विस्तार में भी हम लोग काम करने वाले हैं, हर विस्तार में जो लोग हैं
वो इसके बारे में अपनी जो है जद्दोजहद करते हुए अपनी इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से आधार पुरावों को लेकर के अपनी बात को रखना है। लेकिन हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जितने कम से कम जितने डॉक्यूमेंट है इतने तो तुम उसके अंदर से तुम कलेक्ट कर लो। तो उसके अंदर से बहुत सब चीज़ें ऐसी है कि जो 11-12 डॉक्यूमेंट की पश्चिम बिहार में बात थी, उसमें से बहुत सब डॉक्यूमेंट जो थे उसको मान लिया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई तुमको आधार कार्ड को भी मान्य रखना पड़ा। तो यानी ऐसी सब बहुत सब चीज़ है। अगर इसके बावजूद भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक संस्थाएं, पॉलिटिकल संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना अभियान छेड़ा हुआ है, वो इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। लेकिन कम से कम जितना काम हमको करना है, जितनी चीज़ हमको तैयार रखनी है, वो हमको तैयार रख के हमको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके अंदर हमारा नाम का वेरिफिकेशन करें। और जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, परेशानी होगी, तो उसके लिए हर तरीके से सलाह मशवरा देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी और NGO हम सभी तैयार हैं।